हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार, लेक्चरर बीपीएससी। आज हम अपने यूपीएलटी ग्रेड पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारा दूसरा लेक्चर जो है किस पे, सी और प्रोग्रामिंग के बेसिस पे होगा। तो आज हम यूपीएलटी ग्रेड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 2018 में जो सी और सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उनको जो है देखेंगे और वन बाय वन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। Welcome to Doopy Loopy World. तो हमारा पहला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सिंपल पूछा गया था, जिसमें लिखा गया था कि सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो सी की जो सी लैंग्वेज है उसको सबसे पहले किस लिए बनाया गया था, उसका मेन मोटो क्या था। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में। इसके हिस्ट्री से रिलेटेड लेके या इसको प्रोग्रामिंग के लेके क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, और नेक्स्ट थर्ड वन इज डेटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हमें जो है जब सी पहली बार जब बनाई गई थी, उसका मेन पर्पस था ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना। और ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सी को जो है सबसे पहले बनाया गया था, उसका मेन मोटो ये था कि उसको सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था। और सी इतनी बेहतरीन लैंग्वेज निकली कि हम आपको बताते चलें कि आज भी बहुत सारे न्यू डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, वो भी आज भी सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। कारण ये है कि सी के पास एग्जीक्यूशन इसका पीरियड जो है बहुत ही फास्ट होता है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री जान जाते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले जानिए कि सी को बनाया किसने। तो सी को जो है बनाने वाले जो इंसान थे, उनका नाम था डेनिस रिची। ठीक है, उनको बनाने का नाम किसको श्रेय जाता है, तो डेनिस रिची को जाता है। और किस ईयर में बनाया था, 1972 में बनाया था। दो लैंग्वेज हो गई। और ये कहाँ बनाए थे, प्लेस के बारे में भी कई बार पूछ देता है कि कहाँ बनाया गया था। तो यूएसए में एक जगह थी, यानी एक लेबोरेटरी थी, जिसका नाम था AT&T's बेल। ये इस लेबोरेटरी का नाम था जहाँ पे इन्होंने इस सी को जो है बनाया था। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, सी को जो है 1980 में सी में जो है एक नए स्टैंडर्ड का जो है जोड़ा गया, जिसका नाम था एनसिक। ये एक स्टैंडर्ड था जिसको सी के साथ कंबाइन किया गया, और जो सी को जो था वो दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ओरिजिनली जो सी थी उसका नाम दिया गया था क्या, बेसिकली बुक थी जो पब्लिश हुई थी दो टाइटल के नाम से। तो उसको बोला गया था, जो ओरिजिनली थी तो उसका नाम था प्रोग्रामिंग इन सी। जो ओरिजिनली जो पहली जो सी बनी हुई थी उसका नाम था प्रोग्रामिंग इन सी। लेकिन जिसमें इस सी स्टैंडर्ड लगा दिया गया, उसका नाम बना दिया गया था क्या, प्रोग्रामिंग इन एनसिक। ठीक है, बस आप इतना हिस्ट्री से रिलेटेड आप सी लैंग्वेज के बारे में जान जाइए। और ये बहुत ही फास्ट होती है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट जो है इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इवन अगर एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप समझिएगा, तो सी का जो है कंपाइलर होता है खुद सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इतनी मतलब पॉपुलर लैंग्वेज है सी, समझ रहे हैं आप। सी का जो है कंपाइलर होता है, वो भी खुद ही सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इतनी पॉपुलर है ये सी लैंग्वेज। ओके, तो आप थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते रहिए। और जैसे अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिखे गए हैं, तब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताते चलते हैं। यूनिक्स, बेसिकली अगर शुरुआती देखा जाए तो ये
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही सी का डिज़ाइन किया गया था। ओके, उसके बाद यूनिक्स के भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड लिखे गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो लिनक्स के भी लिखे गए हैं, और इवन विंडोज़ के भी बहुत से पार्ट ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो एग्जांपल में अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इनका नाम बता सकते हैं। और किसने बनाया था, तो डेनिस रिची ने बनाया था। आप ये भी बता सकते हैं कहाँ बनाया गया था, तो यूएसए में एक 80 एंड 80s बेल नाम की एक लेबोरेटरी थी, वहाँ बनाई गई थी। और 1980 में जो है सी में जो एक स्टैंडर्ड ऐड किया गया जिसका नाम था एनसिक। उसके बाद सी की जो दो बुक जो है पब्लिश की गई थी। एक का नाम था प्रोग्रामिंग इन सी और दूसरे का नाम था प्रोग्रामिंग इन एनसिक सी। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी रखिएगा। ओके, चलिए तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है। इसमें कह रहे थे मिनिमम नंबर ऑफ टेम्पोररी वेरिएबल्स नीडेड टू स्वैप द कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। स्वैप में से होता है एक्सचेंज करना। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब कि अगर एक वेरिएबल में 10 वैल्यू दिया गया है और बी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मान लीजिए 15 वैल्यू दिया गया है, तो हम ये करना है कि ए में जो है 15 आ जाए और बी में जो है 10 आ जाए। इसके लिए हमें कितने टेम्पोररी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे देखिए बोला गया है मिनिमम, कितने मिनिमम नंबर चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आप 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम में आप देखेंगे तो हमें 0 वेरिएबल्स चाहिए, हमें किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो है 0 से ही मतलब बिना किसी वेरिएबल के यूज के ही कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू इनिशियली में 10 है और बी की वैल्यू 15 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने कहा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप देखेंगे जो ए की वैल्यू अब हो गई वो कितनी, ए की वैल्यू हो गई है, ए की वैल्यू हो गई 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि बी की वैल्यू को जो है b इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि b में जो है a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी थी, अभी हो चुकी है 25, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, b माइनस कर दीजिए। b का मतलब कितना है 15, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, क्योंकि 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। ओके, अब आइए, अब करना क्या है कि b की वैल्यू 10 हो गई। अब हमें क्या करना है, तो अब हम फिर करेंगे a इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या हुआ कि a में जो है a की वैल्यू कितनी है 25, और उसमें से b की वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो b का वैल्यू कितना है 10, तो अब a में कितना हो जाएगा 15। अब देख सकते हैं हमें चाहिए क्या, a की वैल्यू 15, तो देखिए a की वैल्यू 15 हो चुकी है और b की वैल्यू कितनी चाहिए थी 10। देखिए हमारी b की वैल्यू भी कितनी हो गई है 10। ये हम बिना किसी वेरिएबल के यूज के ही हमने क्या किया, वैल्यू को एक्सचेंज करा दिया। आइए अब 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं और 1 वेरिएबल से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। अब इसे मान लीजिए a की वैल्यू है 15, सॉरी a की वैल्यू हमने कितना लिया था 10 और b की वैल्यू है 15। अब हमें स्वैप कराना है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया c। तो हमने कहा हमने कहा कि c इज इक्वल टू ए कर दिया। a की वैल्यू जो है किस में चली जाए, c में, और हम a में क्या डाल देंगे, a इक्वल टू बी, ठीक है, पहला हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, b इज इक्वल टू व्हाट, c, ठीक है। हमने तीसरे वेरिएबल से सहायता लेके हमने वैल्यू को स्वैप कर दिया। आप 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, और हम बिना किसी वेरिएबल के सहायता से भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक सी का जो है एक फ्रेगमेंट कोड दिया हुआ है, पूछा है कि इसका इनपुट आउटपुट क्या होगा।
ठीक है। एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 5 वैल्यू है, और एक बी नाम का इंटीजर है जिसमें वैल्यू कितनी रखी गई है, 2। कह रहा है कि प्रिंट ऑफ है %d a प्लस 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 बी प्लस प्लस बी। अब देखिए क्या होता है इसमें, आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में समझना है। अगर वेरिएबल से पहले अगर 2 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है ये, प्री इंक्रीमेंट। मतलब कि बिना कोई आप काम किए पहले क्या करिए, बी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें मान लीजिए अगर ए क्या लिखा हुआ प्लस प्लस, तो ये लिखा है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें क्या कहता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि पहले आप जो है इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में जो है ए की वैल्यू को ए क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा, यानी ए में 1 ऐड कर दीजिएगा। यही होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और ये होता है प्री इंक्रीमेंट। मतलब कि ए की वैल्यू को पहले बढ़ा दीजिए, उसके बाद कोई काम करिएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले लिखा है ए प्लस प्लस, यानी यहाँ पे मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, पहले ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बी से पहले 2 प्लस प्लस, यानी पोस्ट प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो पहले हमें बी की वैल्यू को बढ़ाना है, फिर क्या करेंगे, बी की वैल्यू को बढ़ाना है। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, बी की वैल्यू पहले है कितनी, 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी ये हो गया 3। समझ गए आप। तो अब देखिए अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 5 3 8 हो जाएगी, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, 8। जो कोड है वो क्या प्रिंट करेगा, 8, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है अगर आपसे पूछ दे कि अब इस लाइन के बाद जो है ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, तो अब हमें बी ए की वैल्यू को ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, 4, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई इक्वल टू 6720, और एक जे है जिसमें की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। यहाँ पे एक लूप लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है, लूप में लिखा है व्हाइल आई %। ये देखिए परसेंट का होता है, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। ये करता क्या है, ये हमको जो है रिमाइंडर देता है, ये हमें रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आई मॉड जे। तो चलिए पहले हम आई मॉड जे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा 6720 को हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हमने देखा 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, फिर 4 6 या कितना होता है 24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, फिर 2 नीचे आएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 8 यानी 8 चौको 32 हो जाएगा। तो हम 32 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0। यानी हम जब 4 से भाग देंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी हम लूप के अंदर इंटर कर रहे हैं, ठीक है। लूप के अंदर इंटर करेंगे तो फिर कह रहा है कि आई की वैल्यू जो है, आई में जो है आई को जो है भाग दे दीजिए 4 से, तो जो आएगा। अब ये जो होता है, ये जो कमांड होता है, ये बेसिकली हमको क्या देता है, क्वोशिएंट देता है, यानी भागफल दे देता है। भागफल जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो है आई की वैल्यू चेंज हो गई है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1680 हो गई है, ठीक है। और नीचे आने पे क्या कह रहा है कि जे की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी अब जे की वैल्यू जो है पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई है 5। फिर ऊपर लूप जाएगा, चेक करेगा आई मॉड जे, यानी आई जो वैल्यू है, कितनी आई की वैल्यू थी, अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1680, इसको जो है 4 अब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 3 15 हो जाएगा, या 5 3 15 भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 18,
फिर ये जाएगा 3 बार में 15 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3 0 और फिर ये कितना हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। यानी हमारा फिर रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब कि हमें लूप के अंदर एंट्री मिलेगी। तो अब हमें जो है लूप के अंदर एंट्री मिलेगी तो फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 6 और फिर जे की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब फिर से कह रहा है कि अब आई का क्या निकालिए मॉड निकालिए। तो फिर हम क्या करेंगे 3 6 6 से हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 5 30 हो जाएगा माइनस अब ये हो जाएगा आपका 3 और फिर ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। यानी आपका ये हो जाएगा 0। यानी अब आई की जो वैल्यू हो जाएगी अब रिसेंट में अब आई की वैल्यू कितनी है 56 और जे की वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट हो गई 6 से कितना हो जाएगी 7, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये लूप ऐसे ही चलती जाएगी जब तक कि हमें फाइनल आंसर नहीं मिल जाता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब जो है रिसेंट में जो है अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू जो है 8 हो चुकी है और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 8 हो चुकी है, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर से क्या करेगा 8 को जो है 8 से डिवाइड करेगा तो जे की वैल्यू जो है अब वो 8 1 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। यानी अब आई की वैल्यू हो गई हमारी 1 और जे की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब जब लूप को ये करेगा तो ये हमारा मॉड निकालेगा तो 0 नहीं होगा 1 होगा, तो फाइनली लूप से बाहर आएगा, टर्मिनेट करेगा और हमें कहेगा सॉरी कह रहा है कि ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द लूप व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे। तो अब देखिए जे की वैल्यू क्या आई है, जे की वैल्यू है 9, ठीक है। आप मैनुअली कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर एक बार आप सीख जाएंगे तो तुरंत आप जो है मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया है, लेकिन आप तुरंत डिवाइड करके लगभग एक मिनट के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ सी कोड। अब देखिए एक वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखा गया है INT J और N, दो वेरिएबल हैं और J की वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है 1 से, वाइल J लेस देन और इक्वल टू N और J की वैल्यू को क्या किया गया है J मल्टीप्लाई बाई 2। यानी हर बार जो J की वैल्यू यहाँ पे जो बढ़ रही है, पहली बार अगर J की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार कितनी हो जाएगी 2, फिर कितनी बार हो जाएगी 4 8 फिर 10, ऐसे करते करते ये जाएगी, लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी लेस देन n होगी, ठीक है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जो सॉरी यहाँ पे 16 होगा 10 नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू आ रही है J की वैल्यू, ये हमेशा जो है 2 के पावर k, आप कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए कि आप जो भी देखेंगे ये हमेशा k के पावर 1 होगी और यहाँ पे लेस देन k होगा और जो फाइनली जो वैल्यू आएगी 2 की पावर k। यानी आपकी n जो है इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा और j की वैल्यू जो है n से हमेशा क्या रहेगी लेस रहेगी। इट मीन्स कि जो हमारा लूप है वो कितनी बार चल रहा है, कंपैरिजन जो यहाँ पे हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है k टाइम्स हो रहा है, 2 की पावर हमेशा k टाइम्स लूप चलेगी, ठीक है, जब भी होगा। तो अब देखा जाए तो इसका पूछ रहा है कि कंपैरिजन्स कितनी बार मेड किया जाएगा एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसका जो क्या बोलते हैं, ये भी देखिए एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो एक बोला गया है कि फॉर एनी लूप j की वैल्यू अब n की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो अब जब भी रखेंगे तो n की वैल्यू जो है बीच में रहेगी और हमेशा जो j की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे बोला गया है j इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू n, यानी ये जब भी रहेगा इधर रहेगा 2 की पावर k में, और जो फाइनली यानी 2 की पावर जो k आएगी वो हमेशा ग्रेटर ही होगी, ठीक है। इस केस में हमें जो एक फार्मूला मिलता है log बेस 2n प्लस 1, ठीक है। यानी एक बार फाइनली एक बार अंदर आने के बाद एक कंपैरिजन होगा, यानी एक बार ज़्यादा होगी, k तो चलेगा ही, साथ में k प्लस 1 भी चलेगा, ठीक है।
तो ये एक फार्मूला है बेसिकली। इसका कोडिंग आपसे एक वो पूछा गया है, एक कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम पूछा गया है, तो आप इसका आंसर ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। 6 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए INT ए। अब देख लीजिए, अब हम आपको एक बात बताते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में कोई कैरेक्टर नाम से नहीं जानते, सबको एक इंटीजर वैल्यू असाइन की जाती है। यानी आप देखेंगे तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक। ठीक है, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है। ऐसे ही आप ऐड करते जाएंगे तो आप इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, यानी जेड की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 26 क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि 65 एक ऑलरेडी हमने ए को असाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, और जो स्मॉल ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 97। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू पूछा गया है, तो हम कहेंगे कैपिटल ए की वैल्यू जो है प्रिंट क्या करेगा, %d, और यहाँ पे इंटीजर लिखेगा, तो इंटीजर के लिए %d लगाते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65। ओके ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है, एक फंक्शन f नाम का बना है, जो कि जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इसको रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न टाइप INT है। ठीक है, और इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर में इंटीजर नाम का एक x वेरिएबल ले रहा है। फिर ये स्टैटिक INT। अब देखिए स्टैटिक यहाँ पे लग गया है, इस बात का आप ध्यान रखना है कि जहाँ भी स्टैटिक आता है, जिस भी वेरिएबल के साथ स्टैटिक लग जाता है, ठीक है, वो अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिटेन करता रहता है। जब तक फंक्शन कॉल होता है तब तक अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। ठीक भी, जैसे मान लीजिए स्टैटिक INT y लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब तक फंक्शन कॉल होगा, यानी अब इसकी वैल्यू को जो है आप दोबारा आप यूज कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू बदल जाएगी, ये रिटेन करता है। बस इतना समझिए कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो हमें स्टैटिक लगाते हैं। और स्टैटिक के साथ एक और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका डिक्लेरेशन केवल एक बार होता है। डिक्लेरेशन केवल एक बार, अगर एक बार INT y लग चुका है तो अब y नाम का वेरिएबल आप कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ भी स्टैटिक वेरिएबल लगती है तो डिफ़ॉल्ट जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो इसका होता है, यानी y की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मान लेते हैं, कंपाइलर हमारा 0 एज्यूम कर लेता है। और बेसिकली स्टैटिक जो है एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है। ग्लोबल वेरिएबल्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिटेन करता रहता है जब तक फंक्शन कॉल हो रहा है। ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर नीचे लिखा है y। अब देखिए इस इक्वेशन का मतलब होता है y = y + x। इसका कहने का मतलब ये है, और लास्ट में y की वैल्यू को क्या करिए, रिटर्न कर दीजिए। मेन फंक्शन जहाँ से हमारा सी का कंपाइलर अपना प्रोग्राम को रन करेगा, तो यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल हैं, एक a है और एक i है। तो i की वैल्यू 0 किया गया है, और i, अब देखिए इस लूप का मतलब एक फॉर लूप चलाई गई है, और ये लूप चलेगी 0 से लेकर <6 चलेगी। यानी ये जो है लूप चलेगी 0 1 2 3 4 5, कितनी बार चल गई, 1 2 3 4 5 6, यानी लूप कितनी बार चलेगी, 6 टाइम चलेगी। ठीक है, अब आता है ए में जो है फंक्शन f और i की वैल्यू शुरुआती में 0 भेजेगा। 0 भेजेगा तो a की वैल्यू यहाँ पे, अब जब a की वैल्यू x आएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू पहले कितनी इनिशियलाइज करेगा, 0 + 0। देखिए अब यहाँ पे हम एक लाइन बना दे रहे हैं। पहली बार बोलेगा y =
जीरो प्लस जीरो, यानी फाइनली वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर जब दूसरी बार वन भेजेगा, यानी ए एफ वन भेजेगा, तो इसमें वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए वाई की वैल्यू पहले कितनी थी, जीरो, अब रिटेन करेगी, तो वाई की वैल्यू जो पहले थी जीरो प्लस वन, यानी कितनी हो जाएगी, वन। ठीक है, ऐसे करते करते फिर वन आएगा, फिर वन प्लस टू आएगा तो ये हो जाएगा थ्री, फिर थ्री प्लस थ्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिक्स। ये वैल्यू आपकी चलती ही जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, फाइनली ये लास्ट तक आपको जाएगी तो वन थ्री सिक्स, फिर उसके बाद हो सकता है छः, अच्छा 10 हो जाएगी, 10 अब 5 15 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में आपको फाइनली आप आउटपुट क्या मिलेगा, लूप के अब बाहर आने के बाद ए की वैल्यू जो है, यानी ए की वैल्यू फाइनली रिटर्न होके आएगी 15। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में क्या प्रिंट करेगा, 15। ठीक है, इतना आप चार्ज देते रहिए। इसमें मेन हमारा काम था स्टैटिक वेरिएबल को समझाना। क्वेश्चन एग्जामिनर ये जानना चाहता था कि आप स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आप ये जानना चाहता है कि जो y की वैल्यू है वो फंक्शन कॉल के दौरान ये क्या करती है, रिटेन करती है, यानी y की वैल्यू यहाँ पे फिर से बदलेगी नहीं, यानी y जीरो नहीं होगा। एक बार डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, तो अब इसको दोबारा किसी भी फंक्शन या प्रोग्राम में आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 8 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज क्लास। देखिए अब यहाँ पे स्टोरेज क्लास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कुछ स्टोरेज क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला स्टोरेज क्लास आप जान जाइए, सी में जो है ऑटो होता है। ठीक है, फिर एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद एक स्टैटिक होती है। ठीक है, फिर एक एक्सटर्न आता है जो कि एक्सटर्नल वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया जाता है, और एक जो है थ्रेड नाम का होता है, थ्रेड, और शायद यहाँ पे ये डैश लगा रहता है, फिर इसको लोकल बोलते हैं। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, लेकिन इसका बहुत रेयर यूज होता है, और इसका भी रेयर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसको लगाते नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये डिफ़ॉल्ट हर लोकल वेरिएबल के पास होता है। जैसे हमने बोला ना ए की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ए की वैल्यू +5 है, तो हमें ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें समझ में आता है कि 5 प्लस में है। उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल के साथ जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ ऑटो लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर अपने आप मानता है कि ये ऑटो लगा हुआ है, यानी ये लोकल वेरिएबल्स की तरह काम करता है। कौन, ऑटो। ओके, फिर आ रहा है रजिस्टर वेरिएबल। ठीक है, रजिस्टर वेरिएबल में क्या होता है, ये जो है कंपाइलर को बताया जाता है कि भाई देखिए ये जो है जो भी आप एग्जीक्यूशन करेंगे आप उसकी रिजल्ट को आप जो है सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे, सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करके रखिए, ताकि हमें फास्ट एग्जीक्यूशन हो सके। लेकिन अब यही पे रहता है कि सीपीयू में इग्नोर इट, सीपीयू चाहे तो करेगा चाहे तो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं सीपीयू अगर रजिस्टर वेरिएबल लगा हुआ है तो ये सीपीयू में स्टोर होगा। वो डिपेंड करेगा हमारे सीपीयू के ऊपर कि सीपीयू करेगा क्या, उसको ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा। ठीक है, बस इतना समझते रहिए। स्टैटिक वेरिएबल पे हमने अभी बात कर लिया है, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, अभी एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया, जिससे हमारे स्टैटिक वेरिएबल से याद आ गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू समझ लीजिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी गार्बेज होती है। जब तक आप इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या देगा, गार्बेज वैल्यू देगा। फिर रजिस्टर में भी क्या देगा, गार्बेज वैल्यू देती है। इसमें कोई अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो गार्बेज होगी। स्टैटिक का मैंने बता रखा है कि ये जो है ग्लोबल वेरिएबल की इस यूज करने के लिए काम आता है। डिक्लेरेशन एक बार किसी प्रोग्राम में होता है और ये कब तब तक वैल्यू को रिटेन करता है जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए। एक स्कोप होता है, ये लोग जो है अपने ब्लॉक में चलता है, जिस फंक्शन या जिस ब्लॉक में यूज किया गया होगा वहाँ पे लोकल वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, ये भी लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, बस ये सीपीयू को बताया जाता है कि आप जो इसको रजिस्टर में स्टोर करिए। ये जो होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है, डिक्लेरेशन एक बार होती है। ठीक है, अब आती है कि इसमें वैल्यू क्या होती है। बाय डिफ़ॉल्ट तो मैंने बताया ही था कि 0 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है,
डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये पूरे प्रोग्राम, इसका ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये भी लोकल वेरिएबल, ये भी लोकल वेरिएबल, ये हमारा ग्लोबल था, तो एक्सटर्नल भी हमारा क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे ही यूज किया जाता है। ठीक है, और इनका जो है क्या होता है, इंटायर प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम आपका चलेगा तब तक ये लोग जो है यूज़ करेंगे। कौन, एक्सटर्नल वेरिएबल, यानी एक्सटर्नल वेरिएबल के तौर पे यूज करना है। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि आपको सी लैंग्वेज में इतने स्टोरेज क्लास मिलते हैं। ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लोकल वेरिएबल होते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर को बताया जाता है कि इसको सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करना है। सीपीयू चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकता है। ये भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। स्टैटिक वेरिएबल हमने पिछले क्वेश्चन पे ही बात किया हुआ है कि आप जो है इसमें ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, और ये पूरे प्रोग्राम तक चलता है, इंटायर प्रोग्राम, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है स्टैटिक का। ठीक है, और एक्सटर्नल का भी 0 होती है, ग्लोबल और पूरे इंटायर इसका भी रहता है। थ्रेड का जो है बेसिकली बहुत रेयर केस में यूज होता है। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है, थ्रेड का भी 0 ही होती है। ठीक है, ये भी लोकल और ग्लोबल दोनों तौर पे यूज हो सकता है, लोकल भी यूज कर सकते हैं और ग्लोबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हमें बस इतना समझाना था कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। तो पहला रजिस्टर होता है, हाँ होता है। वोलेटाइल, देखिए वोलेटाइल कहीं दिया हुआ है, हाँ एक वोलेटाइल भी होता है, एक छूट गया है वोलेटाइल। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्न वेरिएबल, एक्सटर्न भी होता है। ठीक है, अब वोलेटाइल भी होता है। तो वोलेटाइल भी एक तरह का स्टोरेज क्लास होता है, अभी मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन होता है। फिर भी टाइप डेफ क्या है, टाइप डेफ बेसिकली वेरिएबल का, कोई भी वेरिएबल है उसका हमें नाम चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, एलियास क्लास क्रिएट करने में हेल्प करती है। मान लीजिए कि लगा हुआ है कोई चीज़, अब कोई नेम आपने दे रखा है, कोई बहुत बड़ा नाम होगा, जैसे मान लीजिए क्या हम आपको बताएं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए वेरिएबल बना हुआ है स्ट्रिंग। ठीक है, एक मान लीजिए स्ट्रिंग को, एक बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग एस। अब इसको हमने लिख दिया टाइप डेफ, टाइप डेफ हमने बोल दिया भाई हम केवल एस इस्तेमाल करेंगे। तो अब जहाँ भी हमें स्ट्रिंग्स लिखना पड़ रहा था, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस केवल लिखेंगे, तो भी हमारा काम हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हमारे पास होता है, तो हमें कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, कोड रीडेबिलिटी। इतना बड़ा बड़ा कोड दिखाई देने से बढ़िया कि हमारा शॉर्ट कोड दिखाई देगा, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है, जैसे मान लीजिए मैं बोला ना कि बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, जिसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर में फिर हमने बड़ा नाम हो गया, तो अब बड़ा नाम यूज करने से बढ़िया है कि आप उसके टाइप डेफ लगा के उसके नाम को चेंज कर लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन को सिंप्लीफाइड कर देता है। आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन जो होते हैं उनको क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, सिंप्लीफाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन। ओके, बस तो हमारा ये स्टोरेज क्लास नहीं है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इन सी लैंग्वेज पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय वैल्यूज, पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस, नॉन पॉइंटर्स वेरिएबल्स आर पास्ड बाय वैल्यू एंड पॉइंटर्स आर पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, अब पैरामीटर्स आर ऑलवेज पास्ड बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, यदि हमें दोनों आंसर में हमें क्या मिल रहा है, सी। हम सी लैंग्वेज के अंदर दोनों तरीके से पास कर सकते हैं। पास बाय रेफरेंस भी होता है, अब पास, इसको पास बाय पॉइंटर कहिए या रेफरेंस कहिए, दोनों बात एक ही होती है। नॉन पॉइंटर यानी जिनके पास पॉइंटर नहीं होता तो हम उनकी वैल्यू को डायरेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू पासिंग के दो मेथड होते हैं, टू मेथड फॉर पासिंग वेरिएबल्स। एक पास बाय वैल्यू होती है और एक होती है, ये 1 है और ये 2 है, पास बाय रेफरेंस।
पब्लिक पॉइंटर। बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है व्हाट डज द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट मीन्स। क्या लिखा है? स्कैनअप। आपको पता होगा स्कैनअप फंक्शन का हम इस्तेमाल किया करें, जैसे प्रिंटअप होता है, प्रिंटअप होता है, ये चीज़ों को क्या करता है? प्रिंट करता है। और स्कैनअप क्या करता है? वैल्यू को रीड करता है। कहाँ से रीड करता है? तो ये रीड करता है कंसोल से, ठीक है। एक str नाम का फंक्शन है, वेरिएबल है, जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन इसका मतलब अब देखिए, हम स्कैनअप का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कैसे? %d %s, ये स्ट्रिंग को रीड करना है, और ये हो गया str। समझ में आ रही है? ये वैल्यू को रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा? कंसोल से रीड करेगा। लेकिन अब इसमें एक नया चीज़ जुड़ गया है कि हम 4s डाल दिया गया है। तो ये बताता है बेसिकली कि हमें जो है कंसोल से मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को रीड करना है। 4 कैरेक्टर्स को रीड करना है। कौन बताता है? ये 4 लगने के बाद बता रहा है कि हमें मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स ही रीड करने हैं, ठीक है। अब इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने ये प्रोग्राम लिख दिया है और हमने कंसोल से रीड करना किया, और रीड से हमने क्या रीड कर रहे हैं? हेलो हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो str में जो स्ट्रिंग आएगी, वो जानते हैं क्या आएगी? वो केवल हेलो आएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर हमारा जैसे ही यहाँ पे स्पेस दिखाई देगा, इस चीज़ को जैसे 2 वर्डों के बीच में जो स्पेस दिखाई देता है, या कोई चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है, तो उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। वाइट स्पेस के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए, हमारे पास कितने तरह के वाइट स्पेस होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ कि वाइट स्पेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको बता दीजिए कि एक जो है ये वाइट स्पेस हो गया, जहाँ पे स्पेस नॉर्मल हम यूज करते हैं। फिर एक आता है टैब, ठीक है। एक आता है न्यू लाइन, ब्रेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक कभी कभी कभार हम वर्टिकल जो है, वर्टिकल टैब की तरफ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? वाइट स्पेस है। तो ये जब भी स्कैन जो है कंसोल से कोई स्ट्रिंग को रीड करेगा, तो तब तक करेगा जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्ट्रिंग ना हो जाए, 4 कैरेक्टर ना हो जाए, या फिर अगर कोई 4 कैरेक्टर से पहले अगर कोई वाइट स्पेस आ गया तो भी ये ब्रेक हो सकता है। यानी ये मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को रीड कर सकता है। वो 3 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, जो भी हो पहले हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है 4 कैरेक्टर आप दिए, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल के तौर पे दिए ABCD, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर ई देंगे तो ये नहीं लेगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कोई वाइट स्पेस आ गया, ठीक है, ये 4S का मतलब है। फिर हमने कहा कि अगर हमने वाइट स्पेस डाल दिया, 4S लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे AB और स्पेस CD डाल दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ AB को रीड करेगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम हम 4 कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। लेकिन जब वाइट स्पेस बीच में आ जाएगा तो हम फीवर यानी कम भी वेरिएबल कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बाउंड करने के लिए होता है कि अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर को ही रीड करेंगे, बस ये कहने का मतलब है। तो आप समझते रहिए। थोड़ा सा मैंने आपको वाइट स्पेस के बारे में भी बता दिया है, इसके बारे में जानकारी रखिए। कंसोल से ये जब भी 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये मैक्सिमम को डिनोट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नया कॉन्सेप्ट था ये। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन 11th क्या कह रहा है? 11th में हमारा जो है क्वेश्चन ये है कि एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है, इसमें int a यहाँ पे बना है, और एक b नाम का 2D एरे बनी हुई है, ठीक है। ये भी एरे है, ये भी एरे है, लेकिन ये नॉर्मल एरे है। और ये क्या है? जहाँ भी स्टार लग जाता है ये पॉइंटर एरे हो जाती है, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा बस एक चीज़ बताते चलते हैं। ये इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है ए जो वेरिएबल है ये क्या है? एन एरे है। क्या है ये?
एरे ऑफ कितने का है 10, क्या है आगे क्या है पॉइंटर लगा है, एरे ऑफ 10 पॉइंटर यानी 10 पॉइंटर बना हुआ है। एक वेरिएबल है ए इज एरे है पॉइंटर ऑफ 10 पॉइंटर है एरे का और वो किसका है इंटीजर का है यानी आईएनटी का है। तो ए इज एन एरे ऑफ 10 पॉइंटर्स किसका है टू आईएनटी, इंटीजर लगा हुआ है यहाँ पे इसलिए यह इंटीजर का 10 एरे का पॉइंटर है। ठीक है, अब आ रहा है बी में हमने क्या बोला है बी 10 ये 2D एरे है तो यहाँ पे हम बोलेंगे बी इज ए 2D एरे ऑफ इंटीजर का है क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आईएनटी लगा हुआ है तो ये इंटीजर है, इंटीजर्स है कितने का है भाई 10 इंटीजर्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 2D एरे है और केवल इंटीजर्स, इसमें पॉइंटर की कहीं बात नहीं की गई क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच विल नॉट गिव कंपाइल टाइम एरर्स, यानी कंपाइल टाइम एरर्स, एरर दो प्रकार की होती है यहीं पे समझ लीजिए। एरर हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है कंपाइल टाइम एरर और एक होती है रन टाइम एरर। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि जो कोड लिखा गया है ये ए बी और 1 2 3 4 ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब बोला गया है कि लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा इन सी में, तो कंपाइल टाइम में कौन कौन सा एरर नहीं देगा। ठीक है, तो सिंपल एक बोल रहा है कि A*2, इसका मतलब क्या है कि AINT2 ये जो पॉइंटर आप तो पता है कि ये पॉइंटर है। ठीक है, टू INT को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो ये तो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगी। हाँ, अगर कंपाइल रन टाइम में अगर हमने 2 की जगह पे कोई पॉइंटर या PTR कोई वैल्यू डाल दिया तब तो ये रन करेगा। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए 10 डाल दिया इंटीजर समझ के तो ये रन टाइम एरर देगा लेकिन कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये लिख देंगे कि A2 की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी तो ये आपको रन टाइम एरर देगा, रन टाइम एरर। बात आ रही समझ में? तो हमें बस कंपाइल टाइम की बात हो रही है तो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं देगा। बस भाई ये है कि हमारे 10 एरे का पॉइंटर है तो ये तीसरे वाले पॉइंटर को बता रहा है क्योंकि ये पॉइंटर अगर आप देखें तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो ये A1 हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, ये A ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 है तो 9 तक जाएगा। और ये सब क्या है पॉइंटर्स हैं, क्या है ये पॉइंटर्स है यानी ये एड्रेस स्टोर करेंगे। ये लोग पॉइंटर्स हैं, स्टोर क्या करेंगे एड्रेस स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल का। ये क्या करेंगे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो कंपाइल टाइम में तो कोई एरर नहीं आएगी। रन टाइम में अगर आप क्या करेंगे पॉइंटर दे देंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। अगर उसमें वैल्यू इंटीजर दे देंगे तो ये रन टाइम एरर दिखाएगा। तब रन टाइम से कोई मतलब नहीं है, बस आप समझ लीजिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है A2D एरो बना के दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एरर आएगी। क्या आएगी एरर आएगी। ठीक है, एरर आपको दिखाई देगा क्योंकि हमें जो है 1D यानी 1 एरे की बात की जा रही है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 2 भी हमारा एरर आएगी, क्यों? क्योंकि हम 2D एरे डिसाइड किए थे यहाँ पे ना। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू बता रही है 2D एरो हमने डिसाइड किया था, लेकिन आप केवल 1D एरे पास कर रहे हैं तो ये एरर आएगी। तो यानी इसमें भी एरर है, ये भी एरर होगी। ठीक है, और ये बोल रहा है BD, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 2D एरे थी तो हमारे 2D एरे दे रही है। यानी अब ओवरऑल देखा जाए तो ये पास है आपका पहला और चौथा, ये दोनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में क्या दिखाया है कि 1 2 4, तो 1 तो है लेकिन 2 नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। सेकेंड एरर है तो ये भी ख़त्म। ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ
सेकंड भी एरर है तो काम खत्म, यानी ओनली फोर्थ, यानी आपका ओनली फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो वो केवल चौथा वाला, यानी है तो दोनों सही लेकिन दो नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा जो है हम डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12th हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, ये इंक्लूड है आईएनटी, एक फंक्शन, मेन फंक्शन है जो रिटर्न टाइप है इंटीजर में, एक वेरिएबल इंडेक्स है। ठीक है, फिर लिखा है इंडेक्स इक्वल टू 1, इंडेक्स की वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया है, और ये लूप चल रही है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 5, यानी ये 1 पे चलेगी, 2 पे चलेगी, 3 पे चलेगी, 4 पे चलेगी और 5 पे चलेगी। फिर ये इंक्रीमेंट है %d इंडेक्स, तो पहले जब आएगा तो बोल रहा है कि डी की इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करिए, यानी हमारा प्रिंट क्या हो गया 1। फिर नीचे है इफ़ इंडेक्स इक्वल टू 3, तो अभी इंडेक्स की वैल्यू 3 नहीं है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ऊपर जाएंगे, फिर 2 आएगा, 2 लेके आएगा तो 2 को प्रिंट कर देगा। फिर देखेगा तो 2 का वैल्यू 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर जाएगा, 3 लेके आएगा तो 3 को प्रिंट करेगा। पूछेगा कि क्या इफ़ इंडेक्स की वैल्यू 3 है तो 3 है, कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करके 4 5 आप देख रहे हैं, बस आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर ये प्रिंट, अगर ये वाली लाइन अगर यहाँ पे नीचे लिखा रहता, यहाँ पे इफ़ के नीचे यानी कंटिन्यू के नीचे रहता, अगर यहाँ पे रहता तो क्या करता, 3 को स्किप कर देता। समझ में आ रहा कि नहीं? सबसे ज़्यादा आपको एग्जामिनर यहाँ कन्फ्यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो है ये 3 प्रिंट करने का आपको कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि आप तुरंत ये मार के चले आइए, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि अगर ये लाइन आती कब, जब ये प्रिंट ऑफ वाली लाइन जो है कंटिन्यू के नीचे रहता तब, यानी 3 पे कंटिन्यू चल के ऊपर चल जाता, प्रिंट नहीं करता। लेकिन हमने प्रिंट का ऑप्शन पहले ही दे रखा है, यानी हमारा सारा जो है प्रिंट करने का, सारे टाइम, सारे जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार प्रिंट होगा, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि INT *P और लिखा है एरे 5 है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? आपको तो पता है कि जहाँ से भी लग जाता था ये क्या हो गया, पॉइंटर हो गया। क्या हो गया? पॉइंटर, और ये लिख दिया 5। कहने का मतलब कुछ नहीं है, वो वही बात वही कहना चाह रहा है कि ये एरे है। इसको आप चाहें तो कोई वेरिएबल अगर दे दें P5, हमने बोल देते हैं कि ये भाई P नाम का वेरिएबल है जो 5 जो है इंटीजर सेलेक्ट करेगा। ये अब यहाँ पे INT हमने लिख दिया है तो ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर नाम का पॉइंटर है और ये 5 पॉइंटर है। कितना है? P0 P1 P2 P3 और P4। अब ये जो है इंटीजर पे पॉइंटर है, यानी इसके अंदर किसी भी इंटीजर के, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि INT B इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आप क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ B। तो अब यहाँ पे एरे है, एरे पॉइंटर है कितने का, 5 इंटीजर्स का है, तो हम क्या बोलेंगे, P इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ गया? P इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। लेकिन आप देख लीजिए सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इसने जो एग्जामिनर ने जो है UPLT ग्रेड में सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया है, पॉइंटर को। तो पॉइंटर पे हम एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि पॉइंटर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और सी प्रोग्रामिंग को तो आप देख ही रहे हैं कि पूछना ने कितने अच्छे क्वेश्चन बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप जो है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब था कि इस चीज़ को हम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं। तो P इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पास बाय रेफरेंस इज दैट द कॉल्ड फंक्शन में इनएडवर्टेंटली करप्ट द कॉलर्स डेटा। ठीक है,
दिस कैन बी अवॉइडेड बाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा, फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर। तो देख लीजिए, हमने मान लीजिए एक फंक्शन बना दिया int, एक f नाम का फंक्शन है और int यहाँ पे x पास किया, और यहाँ पे हमने क्या किया है, f के अंदर जो है 5 भेज दिया है। सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं, ये ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू पास हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर जब फंक्शन कॉल्ड करते हैं, कॉल्ड फंक्शन, जब फंक्शन कॉल्ड होता है उस समय जो वैल्यू पास करते हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। ओके। और जब हम फंक्शन के स्ट्रक्चर में या डिफिनीशन में जो वैल्यू मतलब पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस, सॉरी पास्ड बाय रेफरेंस, दो तरीके के हम लोगों ने रेफरेंसेस पढ़े थे, सॉरी पास बाय वैल्यू पढ़ा था, एक पास बाय रेफरेंस और एक हमने अभी ऊपर पढ़ के क्या है, पास बाय वैल्यूज। देख रहे हैं आप, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, दो तरीके से हम लोगों ने पास किया था। लेकिन अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पास बाय वैल्यू में कोई डेटा चेंज नहीं होती है, वैसे क्या है जो लोकल वेरिएबल की तरह पास होता है ये, ठीक है। एक्चुअली जहाँ का वेरिएबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, किसमें, पास बाय वैल्यू में। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन को हम वैल्यू को भेज देते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने 5 भेज दिया है, ये पास बाय रेफरेंस से अगर होगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू को आपको चेंज कर देगा। अगर उस फंक्शन में वैल्यू चेंज होगी, मान लीजिए 5 भेजा था और इस फंक्शन ने क्या कर दिया, 5 की जगह पे 6 कर दिया, तो हमारा ओरिजिनल जगह पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। लेकिन पास बाय वैल्यू में कोई मतलब नहीं, बस आपने 5 पास किया था तो हमेशा 5 ही रह जाएगा। ओके। अब आइए देखते हैं आगे का टॉपिक कि उसको प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें करना कुछ नहीं है, जहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर लगा रहे थे, जैसे मान लीजिए int f, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्स्ट लगा देते, कांस्टेंट का यूज कर देते, कॉन्स्ट int x। अब क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू तो हमने पास कर दिया, लेकिन अब ये वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। जैसे ही वैल्यू को 5 से 6 करने की कोशिश करेगा, ये क्या हो जाएगा, एरर आने लगेगी, क्योंकि पहले ही उसको पता है कि हमने वैल्यू को कैसे पास किया है, कॉन्स्ट में पास किया है। तो अब देखिए कि हमने कहाँ पे पास किया है, एक्चुअल में पास किया है कि एक्चुअल में पास किया है कि फॉर्मल में पास किया है। तो कहाँ पास किया है, फॉर्मल में, ठीक है। तो हमें जो है जो भी आंसर होता है, डिक्लेयरिंग दी फॉर्मल पैरामीटर कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। तो फॉर्मल पैरामीटर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करके पास करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअल में अगर यहाँ पे पास कर दें तो एक्चुअल में कांस्टेंट लिखने का कोई वो नहीं बनता है, क्या बोलते हैं उसको, कोई औचित्य नहीं बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है कॉन्स्ट ऐसे लिखते हैं, कॉन्स्ट फिर int x, ठीक है। तो कॉन्स्ट int हमने पास कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पास बाय रेफरेंस पे जो वैल्यू पास होती है वो फंक्शन को वैल्यू को मॉडिफाई करने में हमें रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि नहीं, तुमको मॉडिफाई नहीं करना है, बस वैल्यू ले लो, ठीक है। ओके। अब इसमें होता क्या है, तो पास बाय रेफरेंस होने के बावजूद भी वो पास बाय वैल्यू की तरह काम करने लगता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट ये है। हमने पास किया था क्या, हमने पास किया था एक 5 वेरिएबल, तो हम लोग यहाँ भी 5 पास कर सकते थे। लेकिन अगर कोई वैल्यू पास बाय रेफरेंस हो चुकी है, अगर उसको हमको प्रोटेक्ट करना है तो हम आगे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर डिक्लेयरिंग द फॉर्मल पैरामीटर कांस्टेंट। ओके। नेक्स्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि ऐसे डेटा टाइप जो पहले से ही हमारे सी में जो है लैंग्वेज में डिक्लेयर किए गए हैं। तो कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के मैं नाम बता दे रहा हूँ, जिसे हम एक इंटीजर लेते हैं, कैर लेते हैं, फ्लोट लेते हैं, फिर उसके बाद डबल लेते हैं, और भी है जिससे मान लीजिए कि एक वॉइड भी है, शॉर्ट भी आ जाता है और एक लॉन्ग भी आ जाता है। तो इतने सारे हैं
जिनको हम क्या कहते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। कौन से टाइप हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इंटीजर्स आपको पता होगा कि हर चीज़ का एक अपना अपना बाइट होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आ जाते हैं? अब भाई थोड़ा सा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, फिर स्ट्रक्चर या जिसको स्ट्रक्ट बोलते हैं, यूनियन, इनम, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग। ये सब क्या हैं? इनको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, ये नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है बूल, स्ट्रिंग, यहाँ पे बूल भी होता है, ठीक है। बाइट भी होता है, जिसको कैर की तरफ पे जिसको बोलते हैं, कैर को एक्चुअली बाइट बोला जाता है। डबल तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आपका जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। बुलियन भी है, बुल के नाम से चलता है ये, सी में हम बुल चलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू या तो 0 होती है, या तो 1 होती है, या फिर फॉल्स होती है, या तो फॉल्स होती है, या फिर ट्रू होती है, ठीक है। इसको बुलियन बोलते हैं। बाइट को मैंने बोल दिया कैरेक्टर बोलते हैं। डबल को आप बता ही दिए कि ये डबल होता है। स्ट्रिंग जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आप याद कर लीजिएगा, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और स्ट्रिंग, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। और प्रिमिटिव में इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, वाइड है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, बुल, कैर, ये दो तो छूटा हुआ था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग वेरिएबल, एक वेरिएबल स्ट्रिंग है वेरिएबल 1 के नाम से। फिर ये एक्चुअली ये क्लास बनाई गई है वेरिएबल, ये जावा का क्वेश्चन है, सॉरी ये हम सी में ले आए हैं, लेकिन ये जावा का क्वेश्चन है। जावा में स्ट्रिंग नाम की क्या होती है? क्लास होती है। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, क्या? var1। इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है। एक वेरिएबल है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, var1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग बनाई गई जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। यानी अब इसको कैसे लिख सकते हैं? var1 0, var1 1, फिर होगी var1 2, ठीक है। अब जैसे ही अब इसलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वेरिएबल 1, तो ये आप इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसकी। और जैसे ही जावा में कोई भी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बन जाता है या स्ट्रिंग में अगर वो बनता है, इसमें हम नल डाल देते हैं। कंपाइलर हमारा क्या कर देता है? नल वैल्यू को डाल देता है। इसमें भी आपको क्या करेगा? नल वैल्यू डाल देगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट कराएंगे तब वो क्या प्रिंट करेगा? नल प्रिंट करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। ओके, बी फॉर बॉल वाला, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जावा में जब भी कोई स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं? इनिशियलाइज कर देते हैं या ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो वो नल वैल्यू को स्टोर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। अब देख लीजिए यहाँ पे एक ये है, एक वैर नाम दिया गया है जिसका 3 है, वेरिएबल दिया गया है। इससे दिखता है कि इसका यूज है कि नहीं। फिर वॉइड मेन में घुसेंगे, फिर शॉर्ट, एक शॉर्ट नाम का वेरिएबल है, मतलब शॉर्ट टाइप का इंटीजर क्या बोलते हैं उसको, डेटा टाइप है, जिसमें नम नाम का वेरिएबल है, जिसकी एक एरे 2D एरे के बारे में बात की गई है। इसमें डाला गया है 3, 6, 9, 12, 15, 18। ओके, इसका मतलब इसमें क्या डाला गया है? अब देखिए ध्यान से, नम 1 0, फिर ये हो जाएगी 0 में आ जाएगा 3, फिर ऐसे ही बात करेंगे 1 में हो जाएगा 6, फिर बात करेंगे नम 1 में क्या आएगा? 9, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 1 में क्या हो जाएगा? 12, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा नम 2 0, इसमें क्या होगा?
इसमें हमारा आएगा क्या, एक कहाँ तक 12 तक हो गया, तो ये हो जाएगा 15, फिर इसमें हो जाएगा 2, 1 में क्या हो जाएगा 18। ओके, अब इसमें वेरिएबल स्टोर हो चुका है। फिर प्रिंटअप कहने के लिए 2 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हमने लिखा स्टार नम प्लस 1। अब ये देखिए नम प्लस 1 बेसिकली ये है क्या, ये जो नम लिखा है ये बेसिकली एरे है। क्या है ये, एरे। और एरे क्या होता है, पॉइंटर ही होता है। क्या होता है, पॉइंटर। एरे क्या होता है, पॉइंटर। और ये क्या बताता है, पहले एड्रेस को, यानी इस चीज़ को बता रहा है, पहले इंडेक्स को बता रहा है, पहली रो को बता रहा है ये। ठीक है, पहली रो में कह रहा है कि अब इस रो में एक ऐड कर दीजिए, यानी ये पहली से कहाँ पे आ जाएगा, दूसरी रो में आ जाएगा। अब वो पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है +1 करने के बाद। फिर इसमें भी क्या बोल रहा है, 1 वाले, यानी पहली रो में ही पहली रो के पहले इंडेक्स को प्रिंट करिए। ये पहली रो में मतलब बोल रहे हैं ना, पॉइंटर है, ये दिखा रहा है पॉइंटर, क्योंकि हमारा एरे का भी एक पहला क्या होता है, पहला जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर ही होता है, उसमें एक ऐड करने को बोल रहा है, यानी सेकेंड रो में आने की बात कर रहा है। सेकेंड रो के भी दूसरे इंडेक्स को, यानी 1 वाले को, यानी 12 प्रिंट करा रहा है। यानी यहाँ पे पहला अब क्या प्रिंट होगा, 12। अब इधर यहाँ पे आप जब एंट्री मारेंगे तो यहाँ पे अब बोल रहा है कि num2, तो मैंने बोला कि num क्या है, पॉइंटर है, उसमें 2 ऐड करने की बात कर रहा है। तो num2 में यानी कौन से एड्रेस पे जा रहा है ये जा रहा है आपका, सॉरी ये जा रहा है दूसरे रो में। पहला रो 0, दूसरा रो 1, तीसरा, यानी तीसरे रो में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। फिर एक डबल पॉइंटर, फिर उस पॉइंटर पे वैल्यू की बात कर रहा है, यानी पहले इंडेक्स को ये प्रिंट कराएगा। किसको प्रिंट कराएगा, पहले को ही प्रिंट कराएगा। तो पहला पॉइंटर में क्या दिख रहा है आपको, num1 2 में 15 को। ठीक है, अब हम 15 में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है, 15, पहले इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, ये हो जाएगा आपका 15। यानी num2 का मतलब कि थर्ड रो, num1 का मतलब क्या है, सेकेंड रो। ठीक है, और num0 का मतलब तो ऑलरेडी num का मतलब ये पहली रो को टारगेट करता है। num0 वाली रो, num1 यानी 1 वाली रो, और num2 वाली क्या होती है, 2 वाली रो। यानी इसको अगर देखा जाए तो 0 1 2 शुरुआती 0 से होती है, तो ये 2 वाली रो से बात करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 और 15, यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन मैंने जब इस प्रोग्राम को जो है सी में रन कराया, सी के कंपाइलर में मैंने रन कराया, तो मुझे जो आउटपुट मिला था वो मिला था 15 15। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमको थोड़ा बताइएगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग की गई है उस हिसाब से तो 12 15 आना चाहिए, लेकिन कंपाइलर पे रन कराने पे 15,15 आ रही है। तो अगर आपको कुछ आइडिया होगा तो जरूर बताइएगा। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, अब यहीं पे इस सीरीज़ ख़त्म होती है, मतलब ये पार्ट ख़त्म होता है, पार्ट 2। तो ये इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो पूरे इस सी प्रोग्रामिंग में हमसे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे अकेले, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो टॉपिक रख रहा है वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग। इसको अच्छे से पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे सी पे एक लेक्चर और ले लेंगे, पूरा सी कंप्लीट जो कर लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल टॉपिक नहीं, जनरल तो सब आता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।